everyone, welcome to Prakash Nursing Academy. So today we will discuss about food safety. ये अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का यूनिट लास्ट है, यूनिट 13, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि फूड को कैसे सेफ रखा जाता है। इसे वन शॉट में देखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होगा, कैसे यूनिवर्सिटी में लिखना है, सारी चीज़ मैं बताऊंगी। साथ ही साथ ये चैप्टर जो है ये रोज़मर्रा की लाइफ, आपकी लाइफ के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। मतलब कि हमारे पास जितने भी फूड है जल्दी वो ख़राब हो जाते हैं, फिर कॉन्टामिनेशन हो जाते हैं, तो कैसे उस फूड को हम लोग सेफ रख सकते हैं जिससे वो कॉन्टामिनेशन से बचे और साथ ही साथ फूड बॉर्न जो डिजीज लाइक डायरिया सब जो होती है उससे हम लोग बच सकें। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। हम लोग डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC का सिलेबस है उसके अनुसार। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। सिलेबस सबके लिए, सबके यूनिवर्सिटी में INC ही फॉलो होता है। जितने भी इसमें टॉपिक है, डेफिनेशन, फूड सेफ्टी का कंसिडरेशन मेजर, फूड सेफ्टी रेगुलेटरी मेजर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 की सेफ फूड कैसे रखे, वो सारा चीज़, फूड हैंडल, मतलब जितने भी टॉपिक है सब हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूंगी कि इससे बहुत बार क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में कैसा आ रहा है और आपको कैसे लिखना है। जो लोग चैनल पे नए हैं उनको बताना चाहूँगी कि अभी तक पूरा जो है वो न्यूट्रिशन ख़त्म हो चुका है। यूनिट 12 तक वन शॉट वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट अलग से आपको मिलेगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो। और इसके साथ साथ नर्सिंग फाउंडेशन 1, 2 इतना बड़ा सिलेबस है, फिर भी वो भी बहुत कम टाइम में, आपका टाइम बचाना मेरा सबसे पहला एम होता है। वन शॉट में ख़त्म की हूँ, बायोकेमिस्ट्री भी पूरा ख़त्म है, सबका प्लेलिस्ट अलग है, वहाँ से आप देख सकते हो। जिन लोगों के पास टाइम कम है, बहुत हमसे नोट्स मांगते हैं, नोट्स के लिए आप सबका नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, जो कि नंबर शो हो रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सीधा व्हाट्सएप पे जा सकते हो। उसके लिए थोड़ा पे करना होगा, लेकिन उसका बहुत कम अमाउंट है, जिससे उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपको हर एक चीज़ें, आपका सिलेबस आपके पास रहेगी। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और लिखना कैसे है, हर एक यूनिट वाइज है, वो सारा चैप्टर में शामिल है। और साथ ही साथ 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, जिसमें कोई भी आप एग्ज़ाम दो, अभी सारे यूनिवर्सिटी में अभी किसी के पास 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। पहले वाले है भी, तो जब से सेमेस्टर वाइज हुआ है कुछ चीज़ें ऐड हुई है, कुछ रिड्यूस हुई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है कि ये चीज़ें पढ़ने नहीं है, बुक में भी नहीं मिलता। तो वो सब आपको प्रॉब्लम जो होगा वो ख़त्म हो पाएगा उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आप देख पाओगे कि हाँ क्वेश्चन कैसा आ रहा है, हमारे सिलेबस से एज इट इज़ उठा के क्वेश्चन देता है। बस आपको देखना है कि उसे लिखना कैसे, जो कि आपको नोट्स में मिल जाएगा। कई लोगों को लगता है कि वो नोट्स बहुत बड़ा है, छोटा है, सफिशिएंट है कि नहीं है, तो उस नोट्स में मैं इतना ही बस डाली हूँ कि जो भी, अगर जैसे हमें एग्ज़ाम के लिए 15 से 20 दिन हर एक यूनिवर्सिटी को मिलता है, तो आप 15 से 20 दिन भी आपके लिए सफिशिएंट रहे। सारा कंटेंट जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक से उठाया रहता है। वैसे मैं बुक भी बता दूंगी कि कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फूड सेफ्टी का इंट्रोडक्शन। तो इसमें थोड़ा सा आपको बस लिखना है, इस फूड सेफ्टी है क्या, तो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। साइंटिफिक डिसिप्लिन का मतलब क्या कि लाइक आप एक, जैसे आप अपने घर में फ्रूट लाए, आपकी मम्मा बोली कि इसे अच्छे से धो लो, आपने एक ग्लास में पानी लिया, उस पर बस छीट दिया, तो क्या वो सच में फूड सेफ्टी, आप उस फूड को सच में वॉश किए? वो एक साइंटिफिक मेथड बोला जाएगा? नहीं ना। तो मतलब कि एक साइंटिफिक मेथड कि हाँ वो वॉश क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उसमें जो भी बैक्टीरिया होंगे या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो अच्छे से उस फ्रूट से चले जाए। तो उसके लिए क्या छीटना काफ़ी है वाटर को, उससे अच्छे से धोना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि फूड सेफ्टी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो डिस्क्राइब करता है हैंडलिंग, प्रिपरेशन, स्टोरेज ऑफ फूड एक वे में, अच्छे मैनर में। उससे आप चाहे हैंडल छू रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो या फिर स्टोरेज कर रहे हो, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के साथ आपको एक अच्छे मैनर में करना है। डेट प्रिवेंट फूड बॉर्न डिजीज, ताकि फूड बॉर्न डिजीज जो है उससे बच सको आप और दूसरों को भी बचा सको, जैसे कि डायरिया होता है फूड बॉर्न डिजीज, तो इससे बचना है। डेफिनेशन हमें लिखना होगा, 2 डेफिनेशन बेसिकली कभी भी एग्जाम में आता है आपको लिखना होगा। तो ये फूड सेफ्टी जो है एक साइंस बेस्ड डिसिप्लिन है, जैसा कि मैं बताई कि जो चीज़ें आप कर रहे हो वो एक पर्पस से, कि हाँ एक मैनर में करना है। प्रोसेस और एक्शन दैट प्रिवेंट फूड फ्रॉम कंटामिनेशन सब्सटेंस दैट कुड हार्म पर्सन हेल्थ। क्यों ऐसा करना है, क्यों ये प्रोसेस या फिर एक्शन करना है, ताकि जो भी फूड है वो कॉन्टामिनेट ना हो, सब्सटेंस कॉन्टामिनेटेड ना हो, जिसकी वजह से जो हार्म हो सकता है पर्सन को, उससे बच सके। नेक्स्ट डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो है कि फूड सेफ्टी रेफर हैंडलिंग, चाहे आप हैंडल कर रहे हो फूड के, प्रिपेयर कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, फूड इन द वे, एक वे में होना चाहिए, वो भी बेस्ट वे, ताकि इंडिविजुअल का सिक होने के चांसेस कम हो सके, उनके हेल्थ के लिए
कोई खतरा ना रहे, फूड बॉर्न डिजीज इलनेस उनमें ना हो। तो फूड सेफ्टी में अभी तक आप फर्स्ट से लेकर लास्ट तक यही देखे हो, सिर्फ इसमें एक एक वर्ड चेंज है, लिखना कैसे बस वही इस पे बताया जा रहा है कि मतलब फूड सेफ्टी का मतलब है साइंस बेस्ड डिसिप्लिन प्रैक्टिस। इसका रीज़न क्या है कि आप फूड को सेफ रखो, कॉन्टामिनेशन से बचाओ, ताकि फूड बॉर्न डिजीज होने, फूड की वजह से डिजीज होने की जो चांसेस पर्सन में रहती है वो कम हो सके। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग मूव करते हैं। कंसिडरेशन एंड मेजर क्या है फूड सेफ्टी को सेफ रखने का फूड को। तो फूड सेफ्टी कंसिडरेशन क्या, फूड को सेफ रखने के लिए आपको ध्यान रखना है। तो फूड सेफ्टी कंसिडरेशन जो है इनकम्पासेस अ रेंज ऑफ प्रैक्टिस, जोर देता है कि ऐसा प्रैक्टिस हो जिसका एम है फूड की वजह से डिजीजेज ना हो, उसको प्रिवेंट करना, प्रिवेंटिंग फूड बॉर्न इलनेसेस। इसको ध्यान रखने के लिए फूड को सेफ कैसे रखना है, इसके लिए बस आप 4C को याद रखोगे तो आप लिख पाओगे। क्या करना है, फूड कैसे सेफ रहेगा, तो सबसे पहले क्लीन करना है। इसके बाद जब कुकिंग कर रहे हो उस टाइम पे भी आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना होगा। फिर जब उसे ठंडा कैसे रखना है, चील कैसे करना है, वो भी ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ क्रॉस कॉन्टामिनेशन को अगर अवॉइड करते हो तो फूड सेफ्टी मतलब आप रख पाते हो, फूड को सेफ रख पाओगे। सबसे फर्स्ट है क्लीनिंग। क्लीनिंग का मतलब क्या है, मेकिंग श्योर दैट हैंड हो, जहाँ पे खाना बन रहा है वहाँ का सरफेस, किचन एरिया सरफेस, एंड जो भी इक्विपमेंट जिससे आप लाइक वहाँ का जो चाकू हो गए, सारी चीज़ें जो है वो क्लीन होना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर कुकिंग। चाहे आप खाना बनाने से पहले लाइक आप वेजिटेबल को अगर उसे कट करना है तब भी चाकू को धोओगे, काटने के बाद भी वो चाकू को धोओगे, तो ये क्लीनिंग हो गया। आप उसी तरह से अपने हैंड को भी। नेक्स्ट आता है कुकिंग के टाइम पे आपको क्या करना है, मेकिंग श्योर इज कुक थ्रू आउट किल हार्मफुल बैक्टीरिया। ऐसा कुक्ड करना है। हम लोग जब कुकरी रूल पढ़े थे उसमें भी हम लोग डिस्कस किए थे कि कुक इतना टेम्परेचर पे करना है, जैसे मीट के लिए टेम्परेचर ज़्यादा होगा, थ्रू आउट पूरी तरह से जब तक फूड पके नहीं तब तक उसे पकाना है, ताकि कुक करने से जितने भी बैक्टीरिया है वो किल हो जाएंगे, तो भी फूड बॉर्न डिजीज से इंसान बचेगा। नेक्स्ट आता है चिलिंग। चिलिंग का मतलब मेकिंग श्योर फूड आर स्टोरेड एट करेक्ट टेम्परेचर। जैसे आप खाना बना लिया, अब उसे अगर स्टोर आपको करना हो तो बेसिकली हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ताकि बैक्टीरिया जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है वो उस इन्वायरमेंट में ग्रोथ ना कर पाए। तो वही है, चील करना है, तो उसके लिए भी एक टेम्परेचर आगे हम लोग देखेंगे। बेसिकली फ्रिज का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। लास्ट आता है कंसिडरेशन में क्या आप ध्यान रखोगे, क्रॉस कंटामिनेशन को अवॉइड करना है। क्रॉस कंटामिनेशन मतलब क्या है कि प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया। क्रॉस कंटामिनेशन का मतलब एक से दूसरे में ना फैले, तो वही कि स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया सरफेस एंड रेडी टू ईट फूड। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि खाने से पहले भी कोई और बैक्टीरिया ना आ जाए। उस टाइम पे भी आप हाथ धोगे कि हाथ से आपके बैक्टीरिया फूड में ना चले जाए। या फिर अगर 2 चीज़ें रखी हुई है, मीट है और या फिर ऐसे रो मटेरियल या फिर एक कुक्ड मटेरियल है, तो ये दोनों को पास नहीं लाना है, क्रॉस कंटामिनेशन से बचाना है, ताकि बैक्टीरिया उसमें ना जा पाए। आप खाने से पहले वो सेफ रहे वो भोजन। नेक्स्ट था इसी में हमारा ये मेजर्स, क्या मतलब आप नियम लगाओगे कि क्या क्या चीज़ें करोगे जो कि फूड सेफ्टी रह सके। तो कंट्रोल मेजर क्या ऐसी आपकी प्रैक्टिस रहेगी, क्या बातों को ध्यान में रखोगे फूड सेफ रहे। तो उसके लिए फूड सेफ्टी कंट्रोल मेजर जो है क्रूशियल है फॉर प्रिवेंटिंग फूड बॉर्न इलनेस। फूड बॉर्न इलनेस से बचाने के लिए कुछ मेजर्स, कुछ रूल जो है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए, जो क्या क्या है। तो क्लीन एंड सैनिटाइजेशन, आप जब भी खाना बना रहे हो तो आपके ध्यान में, या फिर खाना को जब भी आप उसे छू भी रहे हो, खा भी रहे हो, सबसे पहले क्लीनिंग सैनिटाइजेशन करना है। हैंड हो गया, सरफेस हो गया, फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट फॉर कंट्रोल ट्रांसमिशन ऑफ बैक्टीरिया, ताकि बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसमिट ना हो पाए। नेक्स्ट आता है कुकिंग एंड होल्डिंग टेम्परेचर। कुकिंग के टाइम पे टेम्परेचर ध्यान रखना है, जैसे अप्रोप्रिएट कील करना है, ऐसा कुक कीजिए ऐसा टेम्परेचर पे ताकि जो भी उसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया वो किल हो सके। लाइक जो ग्राउंड मीट जो होते हैं उसे कितने डिग्री पे आपको कुक करना है, तो एट लीस्ट उसका टेम्परेचर जो है अगर सेल्सियस में देखें तो 71 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। वही पोल्ट्री के लिए 74 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 165 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। सी फूड के लिए
63 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 145 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। वैसे आप याद रखने के लिए सिर्फ ध्यान रखना कि हाँ 70 के आसपास में है। इतना टेम्परेचर पे अगर इन सारे फूड को अगर आप ना कुक करो तो चांस है कि उसमें जो भी बैक्टीरिया है वो फूड में ही रह जाए और आप कंज्यूम कर लोगे तो उससे फूड बॉर्न डिजीज होने की चांसेस हो सकती है। अब होल्ड कैसे करना है? अब होल्ड करोगे एबव 140 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 60, अगर सेल्सियस में देखें तो 60 डिग्री सेल्सियस फूड को होल्ड करने का एक बस आप कॉन्सेप्ट ध्यान रख लीजिएगा कि या तो फूड को रूम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा हाई पे रखना है या फिर लो पे रखना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे ही बैक्टीरिया भी अपना जो है वो उसी तरह से इन्वायरमेंट बना लेता है। रूम टेम्परेचर पे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर आप करते हो तो वो बैक्टीरिया उस टेम्परेचर पे नहीं जा पाएगा या फिर वो किल हो जाएगा, उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कम में भी वही हाल है कि वो उस टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो होल्ड करने के लिए या तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो, रूम टेम्परेचर से वो भी बहुत बढ़ाना चाहिए, और वो भी अगर घटा रहे हो रेफ्रिजरेटर में रख रहे हो तो वो 4 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट आता है क्या आप मेजर्स ध्यान रखोगे कंट्रोलिंग मेजर? तो प्रिवेंटिंग क्रॉस कॉन्टामिनेशन, जिसमें कि सेपरेट रखना है। वहाँ भी क्रॉस कॉन्टामिनेशन में बताई थी कि जैसे कि रॉ और कुक जो फूड है, रॉ में ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें हैं। आप एक चीज़ों को कुक कर दिए, कुक करने के बाद ठीक है उसकी बैक्टीरिया चली गई, लेकिन रॉ में तो था। इससे अगर इसमें आएगा तो रॉ मटेरियल जो कच्चे मटेरियल उसको तो आप पका के ख़त्म कर दोगे, लेकिन कुक्ड को दोबारा तो आप नहीं पकाओगे। तो ये बहुत बड़ा रोल है कि आप उसको सेपरेट रखो। स्टोर रॉ फूड बिलो कुक्ड फूड। एक बात और ध्यान रखना है कि जैसे कि आप अपने जो भी अलमारी कबर्ड रहता है या फिर रेफ्रिजरेटर में अगर फूड रख रहे हो तो कुक्ड फूड को ऊपर वाले में रखना है और रॉ मटेरियल को नीचे रखना है, ताकि नीचे से ऊपर तो बैक्टीरिया नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर से अगर आप ऊपर रॉ रख देते हो तो चांसेस है कि कुक्ड खराब हो सकता है। तो इसे इस तरह से क्रॉस कॉन्टामिनेशन से बचाना है। क्रॉस कॉन्टामिनेशन का मतलब क्या है? एक की वजह से दूसरा इफेक्ट ना हो जाए। बहुत अच्छे से हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन में भी पढ़े। जो लोग नर्सिंग फाउंडेशन का वीडियो आप देखना अगर चाहते हो तो सबका वन शॉट ही है, आप देख सकते हो। अलग प्लेलिस्ट नर्सिंग फाउंडेशन 1-2 का मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, वहाँ से भी आप जा सकते हो। लास्ट क्या कंसिडरेशन आप ध्यान रखोगे? सेफ फूड हैंडलिंग प्रैक्टिस, जैसे कि वेजिटेबल या फ्रूट जो होते हैं उसे खाने से पहले, बनाने से पहले वॉश करना है। चेक एक्सपायरेशन डेट, तब आप बच सकते हो। फूड सेफ्टी का मतलब है आप अगर एक्सपायरी डेट वाला चीज़ें खाते हो तो चांसेस है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब ग्रोथ हो जाए, क्योंकि एक स्पेसिफिक क्यों उसमें डेट डाला हुआ रहता है, ताकि इसके बाद हो सकता है फूड ख़राब हो जाए, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करने लगे, तो वो डेट भी आपको देखना है। पेस्ट कंट्रोल, जो भी कीट ये सब होते हैं या फिर जो पालतू जो घर में जानवर है, जैसे लाइक कोई बिल्ली अगर अपने घर में रख रहा है तो उन सब चीज़ों से भी अपने फूड को सेफ रखना है, नहीं तो उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके फूड में जा सकते हैं। तो ये कुछ कंट्रोल मेजर्स है जो आप कंट्रोल करोगे फूड खाने से पहले, बनाने से पहले। अभी तक अगर आप देखे होंगे कि फूड कंसिडरेशन में भी बेसिकली जो 4C था, क्लीनिंग, कुकिंग और साथ में चिलिंग, क्रॉस कॉन्टामिनेशन, वही चीज़ें अलग वे में फिर से हमें कंट्रोल मेजर में भी देखने को मिल रहा है। तो सच में वही चीज़ें हैं, बस लैंग्वेज चेंज करना है। और क्योंकि कहने के लिए तो कंसिडरेशन या फिर मेजर्स एक ही चीज़ है, लेकिन अगर एग्जाम में आए तो दोनों को हेडिंग अलग डालना होगा और फिर से उसमें 4C आप लिखोगे और इसमें लिखोगे कि कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो। तो कंट्रोल करने के लिए भी जैसे आप ध्यान रख रहे हो तो वैसे ही तो मेजर्स, अपने कंट्रोल मेजर्स भी लगाओ। क्लीन रखोगे, कुकिंग एंड हैंड जो है वो सेम टेम्परेचर पे, ताकि वो जो है बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म जो है वो देख कर जाए, कील हो जाए। क्रॉस कंटामिनेशन से बचाना, साथ ही साथ सेफ फूड हैंडलिंग प्रैक्टिस रखना है, वॉश करना है, एक्सपायरेशन या फिर डेट जो वो सबको देखना है और पेस्ट को कंट्रोल करना है। यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। जो आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस भी अब तक करते होगे वही चीज़ें थी। खाना भी खाने जाते होगे आप, हैंड वॉश करते होगे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं फूड सेफ्टी रेगुलेटरी मेजर इन इंडिया, इसके रिलेवेंट एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसे हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। फूड सेफ्टी रेगुलेटरी मेजर इन इंडिया, इसके रिलेवेंट एक्ट में बेसिकली हम लोग जो FSSAI जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो यूनिट 10 है और यूनिट जो 13 है वो बहुत मिलता जुलता हुआ है। अगर आप रिवीजन भी करने बैठोगे तो यहाँ भी हम लोग फूड स्टोरेज, हैंडलिंग सारा चीज़ें देखे थे। पता नहीं है दोबारा से क्यों दिया हुआ है यूनिट, आई डोंट नो, कुछ चीज़ें बस इसमें ऐड हुई है, लेकिन ज़्यादातर इसी से यूनिट मिलता हुआ है। ये FSSAI जो है हम लोग फूड स्टैंडर्ड के लिए देखे थे। इसमें भी, इस टॉपिक में भी हमें बेसिकली यही सारी चीज़ें पढ़ना था कि कैसे जो है वो कुछ रूल नियम है, रिलेवेंट एक्ट है, जहाँ पे हम लोग एक मार्क देखे थे, ISI देखे थे और साथ ही साथ FSSAI भी देखे थे, और ये प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन भी देखे थे। अब वही चीज़ों को कहीं ना कहीं इसमें भी हमें डिस्कस करना होगा FSSAI को, जिसमें कि चीज़ें जो है वो FSSAI के बारे में हम लोग बहुत कम वहाँ डिस्कस किए थे, और यहाँ पूरा हमें जानना है। एक बहुत बड़ा मतलब ऑटोनॉमस बॉडी है बेसिकली। इसके लिए आप यूट्यूब पर अगर देखते हो तो अभी वैकेंसी भी आई है जिसमें फूड इंस्पेक्टर रहते हैं। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि फूड जो है वो सेफ़ रहे, क्योंकि इंडिया वाले लोग अभी बहुत ज़्यादा, या तो उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, साथ ही साथ जो कि हम लोग पहले पढ़े, और उसके बाद भी प्रॉब्लम जो फूड रह रही है वो सेफ़ नहीं रह रही है। कई लोग एडल्ट्रेशन कर रहे हैं, या फिर जो बिजनेस चला रहे हैं फूड का वो सही तरह से पैकेजिंग करके दे नहीं पा रहे थे। तो उसके लिए जो है ऐसा एक्ट बनाया गया ताकि फूड जो है, जहाँ से फूड बन रही है और हैंडल हो रही है, वो सेफ़ वे में जाए। तो वही चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या बोलता है कि इंडिया जो है मेनी फूड सेफ्टी अलायंस है इसके पास, जो कि इंश्योर करता है कि क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। जिनके पास जैसे पैकेटिंग फूड आता है तो क्या लगता है आपको कि वो ऐसे ही नहीं आता है, वहाँ पे बेसिकली जहाँ पे ये सब का लोगो लगा रहता है वो फूड तो बेसिकली बहुत ज़्यादा सेफ रहता है, क्योंकि ये सब उस फूड को चेक करते हैं तब वो पैकेट होता है। सो ये बहुत सारा एक्ट है, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अलायंस है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा मतलब अगर कोई इम्पॉर्टेंट है जो अच्छा काम कर रहा है फूड सेफ्टी को लेकर, वो है FSSAI, जिसका मतलब होता है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी इन इंडिया। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रहने के लिए बहुत सारे हैं, तो बोलोगे कि आप दीदी क्यों नहीं बता रहे हो, तो मैं क्योंकि बताई हूँ। यहाँ पे ICI हो गया, एक मार्क हो गया, जो कि फूड स्टैंडर्ड के थ्रू हम लोग देखे हैं। अब हम लोग आज FSSAI को देखेंगे इसमें, और अगर एग्जाम में भी आए तो आपको वही लिखना होगा इसमें। और इसका एक और ख़ास बात है कि FSSAI को ही इतना इम्पोर्टेंट क्यों दिया गया, तो ये जो है वो इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा रूल नियम बना लिया कि बहुत सारे जो एक्ट थे ना वो उसको अपने अंदर ले लिया, और एक मतलब कि आप आगे मैं आपको बताऊंगी कि 6-7 एक्ट को अपने अंदर लेकर और उसका मालिक बन गया कि सबको हम संभालेंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर ऐसा क्या कर रहा है कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी FSSAI के लिए आपको एक बात और याद रखना होगा कि ऐसे एक जो है वो FSS एक्ट है। अब उसके अंदर अथॉरिटी, और बेसिकली वो इंडियन है तो उसे लोग FSSAI बोलने लगे। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखना चाहोगे तो मैं बता भी दूंगी कि इसे कैसे और अच्छे से आप समझ सकते हो। सो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है, अपने आप पे निर्भर। तो मतलब ये अपना रूल नियम बनाया है, इसके अंदर बहुत सेक्शन है, आप पढ़ोगे तो ये बहुत बड़ा, इसे बनाने में भी बहुत टाइम लगा था, जो कि बताता है कि मतलब कैसे फूड सेफ रहेगा, अडल्ट्रेशन से कैसे बचाना है, कैसे लोगों को लाइसेंस देना है, अगर कोई रूल नियम नहीं माने तो उसे सज़ा कैसे देना है। तो ये अपने आप में सारा काम संभाल रहा है। इस्टेब्लिश अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 FSS एक्ट बोला जाता है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बेसिकली आप अगर फूड इंस्पेक्टर या फिर वो सब को देखोगे तो इसे जो है वो फूड FSSAI नहीं बोलते हैं, उन लोग जो है वो FSS एक्ट बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग मिल के काम कर रहे हैं। एक अथॉरिटी है, ये इंडियन है तो इसे FSSAI बोला जाने लगा। लेकिन ये कौन सा एक्ट के अंदर है, बेसिकली FSS एक्ट, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट बोला जाता है। अभी तक आपको समझ में आया होगा। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, बेसिकली जैसे INC के लिए हेड एक मेन है ना दिल्ली में, उसी तरह से ऐसे बहुत मतलब हर एक स्टेट में है, लेकिन इसका हेड क्वार्टर मेन कहाँ है, दिल्ली में। तो ये जो
एस एक्ट है, जिसी को मतलब लोग इसे, क्योंकि अथॉरिटी और इसमें इंडिया में बेसिकली FSSAI बोल रहे हैं, उस FSS एक्ट के जो कि 2006 में बना है, 2006 में, इसे याद रखिएगा, MCQ में पूछा जा सकता है। सो ये एक जो है इंडिया में फॉलोइंग फूड लॉ एग्जिस्टिंग प्रायर टू इट। अब ऐसा नहीं है कि 2006 से पहले और कोई फूड सेफ्टी वाला कोई एक्ट नहीं था या फिर काम नहीं कर रहा था, बहुत सारे थे, लेकिन ये जब आया तो जो पहले थे उसे रिपेल्ड कर दिया एंड कंप्लाइड अंडर द रूफ ऑफ द FSS एक्ट। पहले जितने भी एग्जिस्ट कर रहे थे उसको हटा के रिपेल करके अब खुद आ गया, उसको मतलब कि बोला कि तुम लोग है, हम आ गए तो अब तुम लोग का ज़रूरत नहीं है, सारे चीज़ों को हम देखेंगे। कौन कौन चीज़ों को अपने अंदर मतलब अंदर ये ला लिया, उसका रूफ बन गया, एक छत बन गया। तो जो फूड प्रोडक्ट जो ऑर्डर था जो कि बना था 1955 में, उससे अपने अंदर ले लिया। मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर जो कि 1973 में बना था, उसको ले लिया। एडिबल और जो पैकेजिंग ऑर्डर का था, इससे भी लिया। द वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल जो ऑर्डर था, इसको भी ले लिया। द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को लेकर था कि मिल्क में कोई चीज़ें मिलावट नहीं होना चाहिए, वो अच्छी रहना चाहिए, उसे भी अपने अंदर ले लिया। और साथ ही साथ जो हम लोग ये यूनिट 10 में पढ़े थे, फूड प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, जो कि PFA बोला जाता है, उसको भी ये अपने अंदर ही ले लिया, जो कि 1954 में बना था। ये सारे एक्ट हैं जो कि अलग अलग फूड के लिए इससे आने से पहले बने थे। देखो कि ज़्यादातर जो है वो 20वीं सेंचुरी में बना था। तो सबको बोला कि लोग कितना ही तुम लोगों को याद रख पाएंगे, हम ही सबके लिए काम करेंगे, ऐसे आप याद रख सकते हो। देखो जितना मैं आपको बता रही हूँ बेसिकली उतना ही काफ़ी नहीं है। FSSAI या फिर FSS एक्ट जो है वो इतना ही काफ़ी नहीं है। हम लोग क्योंकि नर्सिंग में है, हम लोगों को कम पढ़ना। ये बहुत बड़ा बॉडी है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इसका सब अपना रूल नियम होता है। हर एक सेक्शन में क्या क्या सारी चीज़ें लिखा हुआ रहता है। ये जो हम लोग देखे कि इतना को अंदर ले लिया, ये सबसे लास्ट वाला सेक्शन में ये लिखा है। बेसिकली जब इसको आप वेबसाइट पे जाके पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अब बेसिकली आप सोच सकते हो, पहले ही मैं आपको बताई कि अभी भी आप यूट्यूब पे देखोगे, इसके लिए वैकेंसी आई है। इसमें लोग जो है वो अच्छा खासा जॉब मिलता है। फूड इंस्पेक्टर रहते हैं जो जाके चेक करते हैं। तो जो लोग इसको अच्छे से, अगर आप और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो IAS की तैयारी करवाते हैं अनूप उपाध्याय सर अनअकैडमी पे। बेसिकली मैं उनको देखी थी, उनसे कंटेंट मतलब उन्हीं से समझ पाई थी, क्योंकि बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो भी बुक था उसमें अच्छे से नहीं था, तो वहाँ मैं देखी थी, बहुत अच्छे से वो समझाया था। और जो लोग अच्छे से देखना चाहते हो, बेसिकली 2 वीडियो होगा FSSAI का, वो आप दोनों देख के अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। लेकिन जो मैं इतना आपको बताई हूँ वो सोच समझ के कि हाँ आप एग्जाम में कितना टाइम रहते या फिर क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो ये सब तो हम लोग देख लिए कि FSS एक्ट को ही FSSAI अथॉरिटी इंडिया बोला जा रहा है। इसमें जो है वो बहुत सारे एक्ट को अपने अंदर ले लिया। ये 2006 में बना था। अब जो है वो क्या है, इसका कुछ प्रोसेस है, क्या काम कर रहा है, तो वो 7 कुछ जो इसके अंदर प्रोसेस है उसको देख लेंगे। तो ये स्टैंडर्ड सेट करता है फूड प्रोडक्ट के लिए कि वो सही से पैकेजिंग और लोगों तक जा सके। डेवलप सेफ फूड प्रैक्टिस, साथ ही साथ फूड जो हम वहाँ पे काम कर रहे हैं वो सारा जो भी हम लोग देखे थे, क्लीनिंग, अच्छे से उसे पकाना, ये सारी चीज़ें को वो सेफली करेंगे, सेफली प्रैक्टिस रहेगा। और लाइसेंस फूड बिजनेस, जो भी फूड का अगर आपको भी बिजनेस खोलना होगा तो सही मायने में अगर आप खोल रहे हो तो FSSAI जो है उससे आपको परमिशन लेना होगा, वही लाइसेंस देता है, तब आपका फूड जो है वो ब्रॉड लेवल पे बिक पाएगा। इंश्योर कॉम्प्लायंस थ्रू इंस्पेक्शन, मतलब कि वो देखता भी है, मतलब ऐसा ये FSSAI अपना बिजनेस उसको लाइसेंस दिया बिजनेस के लिए, तो अब वो सही में काम अच्छा से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए वो इंस्पेक्शन करता है। तभी आप देखना कि अभी इसके लिए वैकेंसी भी है कि फूड इंस्पेक्टर बनते हैं जो कि चेक करते हैं। अगर उसके अंदर कोई भी गलती मिला, प्रैक्टिस उसकी गलती रही तो उसकी लाइसेंस रद्द भी करता है, उनको सज़ा भी मिलती है। नेक्स्ट आता है टेस्ट फूड फॉर स्टैंडर्ड, टेस्ट भी करेगा। इसके अंदर लैबोरेटरी में भी टेस्ट करवाता है कि फूड सही में स्टैंडर्ड है कि नहीं है। स्टैंडर्ड का मतलब है कि वो सही प्रैक्टिस में उसके अंदर सारी चीज़ें सही है कि नहीं है। नेक्स्ट आता है ट्रेन एंड बिल्ड कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है कि अभी जो लोग बेसिकली AC बोगी में अगर आप सफ़र किए होगे या फिर कितने लोगों को पता होगा कि ऐसा भी है कि ट्रेन में भी अभी ये बिजनेस जो फूड बिजनेसेस है वो फूड को देते हैं।
तो वहाँ भी जो फूड जा रही है ना, वो उस पर भी FSSAI का मार्क रहता है और वो देखता है कि सेफ फूड जाए। नेक्स्ट है सिटीजन आउटरीच। इसका मतलब क्या है कि लोगों तक पहुंचकर लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, इतना बड़े लेवल पे काम कर रहा है कि ठीक है फूड बिजनेस तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ लोगों को भी बता रहा है कि आप फूड जो ले रहे हैं वो सेफ़ होना चाहिए। आप घर में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सेफ़ फूड लीजिए ताकि जो डिजीज़ है उससे लोग बच सकें। नेक्स्ट आता है फंक्शन, देख लेते हैं, जो कि लिखना आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा जब भी ये टॉपिक आ जाए तो सेटिंग रूल्स एंड गाइडलाइन। क्या सारे रूल्स एंड गाइडलाइन को ये सेट करता है, लाइक फॉलोड ऑल फूड मैन्युफैक्चरिंग, जो फूड बनाते हैं वो इसका फॉलो करेंगे। कीपिंग इनटू कंसिडरेशन हाइजीन एंड फूड सेफ्टी, जो सारी हाइजीन कैसे रखना चाहिए वो सब ये सेट करके देता है, लोग उसे मानते हैं। ग्रांटिंग लाइसेंस, जैसे कि बताइए कि फूड बिजनेस का लाइसेंस यही देता है। टू परस्यू एनी फूड रिलेटेड बिजनेस, अगर आपको करना है तो ऑनर नीड टू गेट, जो उसका मालिक होगा सबसे पहले सर्टिफिकेट या लाइसेंस जो है वो उसके लिए परमिशन FSSAI ही देगा, तभी वो इंडिया में बिक पाएगी। टेस्ट द स्टैंडर्ड ऑफ फूड, इसका मतलब क्या है कि द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी जो है वो जो बन रहा है वहाँ पे मैन्युफैक्चर जो हो रहा है ऑल कंपनी के द्वारा, उसको टेस्ट भी किया जाता है। लैब में टेस्ट करता है कि वो सही है कि नहीं है जो वो बता रहा है, दिखा रहा है। अगर उसमें गलती आए तो उसकी लाइसेंस को रद्द करता है, उसको पनिशमेंट भी देता है। रेगुलर ऑडिट, मतलब उसे देखभाल करते रहता है, इंस्पेक्शन करते रहता है। प्रॉपर इंस्पेक्शन डन फॉर जो फूड है वो जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है कि नहीं, सारी चीज़ों को जो भी सेफ्टी सिक्योरिटी है वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्प्रेडिंग फूड सेफ्टी अवेयरनेस, लाइक इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ FSSAI क्या स्प्रेड अवेयरनेस। जैसा कि मैं आपको बताई कि वो फूड बिजनेस तो संभाल ही रहा है, साथ ही साथ लोगों में अवेयरनेस भी फैला रहा है, जो भी सिटीजन हैं, जो भी लोग हैं, अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेफ फूड, कि फूड सेफ रहना, सेफ कंज्यूम करना कितना इंपॉर्टेंट है। हाइजीन, फूड कंजप्शन के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो अवेयरनेस फैला रहा है। मेंटेन रिकॉर्ड डाटा, साथ ही साथ ये क्या करता है कि FSSA जो है वो ऑल्सो हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड डाटा टू रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। इस जैसा कि आपको बताइए कि बहुत सारे इसकी सेक्शन आप पढ़ोगे तो इसका अलग अलग चीज़ें हैं, सब अलग अपना रजिस्टर रखता है। कोई भी अगर वायलेशन कर भी रहा है रूल को तो उसका टर्मिनेट कर देगा लाइसेंस को, उसके लिए भी पहले लैब में सर्च करता है, फिर वो कोर्ट तक मामला जाती है और उसका लाइसेंस रद्द होता है। तो अभी तक आप देखो कि FSSAI क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, लोगों को लाइसेंस दे रहा है, ऑडिट इंस्पेक्शन करते रह रहा है, लोगों तक जाके अवेयरनेस फैला रहा है कि फूड सेफ्टी का कितना इंपॉर्टेंस है, और साथ ही साथ वो डाटा भी अपना रखता है ताकि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए और जो लोग गलत कर रहे हैं उसको सजा मिल सके। इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव क्या लिया है FSSAI, इतना बड़ा बॉडी है, अभी तो ये और अच्छा से काम करेगा, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। जैसे कि हार्ट अटैक रिवाइंड किया है, हार्ट अटैक जो इतना बढ़ रहा है उसके लिए टारगेट रखा है कि इलिमिनेट किया जाए, क्योंकि हम लोग देखे थे कि जो ट्रांस फैट या फिर सेचुरेटेड फैट है उससे बहुत ज़्यादा हार्ट की चांसेस होती है, वही ब्लड वेसल्स में चिपक जाता है और इसके वजह से हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये कोशिश कर रहा है कि फूड से ये हटाया, कम किया जाए ताकि लोगों की हेल्थ सही रहे। साथ ही साथ ये काम कर रहा है, इसका इनिशिएटिव कुछ ही इंपॉर्टेंट कदम उठाया कि हेल्दी फूड ऑल इंडियन के पास हेल्दी फूड जा सके। ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट, स्टेशन पे भी जो खाना है वो भी सही मिल सके, ये इसका बहुत बड़ा कदम उठाया गया है कि लोग सेफ रहे। स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, साथ ही साथ जो भी सीलियक डिजीज, सारी जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो लोगों तक बता रहा है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। इंकरेजिंग पीपल अवॉइड फूड वेस्टेज, साथ ही साथ ये भी काम कर रहा है कि हमारे इंडिया में, जैसा मैं बताई थी उस वीडियो में, कि बहुत खाना है लेकिन लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है। कुछ लोग के पास जो है वो बहुत खा रहे हैं, मतलब वो क्या खा रहे हैं, उनको ही फूड खाने लग रही है, और खा रहे हैं सो खा रहे हैं, वो वेस्ट कर दे रहे हैं। तो वो भी ये काम कर रहा है कि फूड को आप वेस्ट मत कीजिए, जितना हो सके उतना खाइए, उसके बाद वो लोगों तक उसे पहुंचाइए। आपको कुछ पैसे चाहिए, पैसे लीजिए, लेकिन लोगों तक पहुंचाइए उसे, आप फूड वेस्ट मत कीजिए। सो आई थिंक कि आपके लिए 4 पेज ऐसे इसका आप अगर नोट्स या फिर पढ़ने बैठोगे तो ये बहुत पढ़ा है, लेकिन एग्जाम में अगर आए ये फूड सेफ्टी रेगुलेटरी मेजर इन इंडिया रिलेवेंट एक्ट, जो कि FSSAI के बारे में हम लोग पढ़े, तो आप इतना लिखना, ये इम्पॉर्टेंट है। FSSAI और इस कौन को अपने अंदर लिया, इस तरह से आप बना देना, और साथ ही साथ कुछ प्रोसेस, इसका फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव को आप लिख देना, इतना काफ़ी रहेगा। जो लोग अच्छे से देखना चाहते हैं अनूप उपाध्याय सर का वीडियो देख सकते हो। जैसे मेरा कोशिश रहता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट हो वो गोल्ड स्टैंडर्ड हो, मतलब आप जो सीखिए वो सही वे। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग मूव करते हैं, 5 की ऑफ सेफर फूड। फिर से वही बातें आई कि सेफ फूड रखने के लिए बेसिकली WHO दिया है कि क्लीन रखना है, ये करना है, वही चीज़ों को हम लोग फिर से पढ़ेंगे।
लेकिन तरीका अलग होगा और एग्ज़ाम में कैसे लिखना है उसके लिए कुछ चीज़ें ऐड होगी। सो 5 की क्या है सेफर फूड का, तो WHO 5 की दिया है फूड को सेफ रखने के लिए, जो कि कब क्रिएट हुआ था, 2001 में। द की हैव बीन वाइडली एडॉप्टेड, बेसिकली 100 से ज़्यादा देश ने इसे अडॉप्ट किया क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस है। फूड को सेफ रखना है तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, ताकि हैंडलिंग जो फूड जो हैंडल करते हैं, बनाते हैं, जो स्टोर करते हैं, वो प्रिवेंट कर सके जो भी माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिक बैक्टीरिया सब जो है वो ग्रोथ ना हो, मल्टीप्लाई ना हो, उससे बचाने के लिए ये जो 5 की है वो इम्पॉर्टेंट है। 5 की सेफर फूड का कौन कौन सा है, सबसे पहले कीप क्लीन, जो कि पहले भी हम लोग देखते हैं किसको क्लीन रखना है, हैंड को, सरफेस जो एरिया है सबको, साथ ही साथ रॉ एंड कुक्ड को अलग रखना है, WHO जो दिया है। थर्ड जो की है वो बोलता है कि कुक थ्रोली, अच्छे टेम्परेचर पे पूरी अच्छी तरह से पकाना है, और कीप फूड एट अ सेफ टेम्परेचर, जो हम लोग चिलिंग देखे थे ना कि मतलब रेफ्रिजरेटर में भी रख रहे हो तो या तो रूम टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा पे रखो या फिर कम पे रखो, क्यों, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ना होता है उस टेम्परेचर पे। लास्ट है जो 5 है, जैसे कि इतना आप कर लिए, अब साथ में ये एक ऐड है कि वाटर जो आप यूज कर रहे हो वो भी सेफ हो एंड रॉ मटेरियल जो है वो भी सेफ हो। तो ये 5 की था। वैसे आप इसे याद रखने के लिए K2 शुक से याद रख सकते हो, शुक्रिया, ऐसा कुछ भी न, तो आप अपने से नहीं तो बना लेना। और ट्रिक याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ट्रिक जब, इसलिए मैं उतना भी ट्रिक नहीं देती हूँ। आप ट्रिक कई बार क्या होता है कि आप ट्रिक से किस चीज़ को याद करते हो और पहले लिखने से पहले उस ट्रिक को रट्टा मारना पड़ता है। तो ट्रिक आप वैसा बनाना ताकि आपको ट्रिक याद करने में ज़्यादा मेहनत ना पड़े। तो इससे देखो, आप दिमाग में बस इमेज स्टोरी बना लो, या तो ट्रिक बनाओ या स्टोरी बनाओ। तो क्या, जब भी खाना बनाना रहता है तो सबसे पहले क्लीन करना ज़रूरी है। कोई भी आप काम करने जाओ तो क्लीन करोगे सब, तब इसके बाद रॉ चीज़ें आती है तो वही कि सेपरेट करना है रॉ कुक्ड को। जब भी आप लिखने बैठना तो एग्जाम में आता है ऐसे ही लिखना। इसके बाद जब आप रॉ मटेरियल आपके पास आता है फिर उसको कुक करते हो तो कुक करने के लिए वही आ गया कि कुक थ्रूली करना है, और इसके बाद फिर उसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में डालते हो तो सेफ टेम्परेचर पे रखना है। लास्ट में आ जाता है कि जो वाटर एंड रॉ मटेरियल है उसे भी सेफ रखना है, ये याद करना है। तो इस तरह से आप लिख पाओगे। एक एक करके देख लेते हैं कि है क्या। वैसे तो सारा चीज़ें आप जानते हो, वही चीज़ें बस वर्ड में है, एग्जाम में आया तो लिखने के लिए। की 1 में था कीप क्लीन, तो क्या क्लीन रखना है, हैंड को जब भी आप फूड को हैंडल करते हो तब। वॉश योर हैंड आफ्टर गोइंग, टॉयलेट जाते हो, कोई भी टॉयलेट जाएगा उसके बाद तो हैंड धोएगा ही, तो वही को आप वर्ड में लिख दीजिए। वॉश हैंड, सैनिटाइज ऑल सरफेस एंड इक्विपमेंट यूज फूड प्रिपरेशन, जो भी वहाँ का इक्विपमेंट है, सरफेस है, उसे भी वॉश करते रहना है, सैनिटाइज करते रहना है, ताकि आप ये जो सरफेस है किचन का, वहाँ पे कोई भी फूड रख रहे हो तो अगर वो क्लीन रहेगा तो नहीं चांस है कि उस फूड में नहीं जाएगा अगर वो क्लीन है तो। प्रोटेक्ट किचन एरिया, जो भी इंसेक्ट होते हैं या फिर डोमेस्टिक पेट्स होते हैं, जैसे कोई बिल्ली या फिर जो चीज़ें भी रखते हैं तो वो सबको भी, या फिर अदर एनिमल, डॉग, ये सब हो गया, किचन में नहीं आने देना, प्रोटेक्ट रखना है, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किचन में लाएंगे फिर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फूड बॉर्न डिजीज होगी। रीजन लिख दीजिएगा, क्यों, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो हैंड में ना आए, या फिर जो क्लॉथ हम लोग साफ कर रहे थे, यूटेंसिल जो भी नाइफ ये सब था, वो सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आए, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, कीप क्लीन रख रहे हैं। साथ ही साथ स्लाइस्ड कॉन्टैक्ट अगर होता है, ट्रांसफर देम फूड एंड कॉज फूड बॉर्न डिजीज, जैसे हम लोग देखे थे ना कि सरफेस को भी क्लीन रख रहे हैं। तो क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोग, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें आप उसको क्लीन नहीं रखते, तो थोड़ा सा भी स्लाइस्ड भी अगर टच कर गया तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके फिर वो फूड बॉर्न डिजीज करवाएगा, तो इससे बचाने के लिए। की 2 में चलते हैं, सेपरेट रॉ को। तो ये क्या है, सेपरेट रॉ मीट, बेसिकली ज़्यादातर मीट, पोल्ट्री, सी फूड, अदर जो फूड होते हैं उन सबको सेपरेट रखना है। यूज सेपरेट इक्विपमेंट एंड जो भी यूटेंसिल है, नाइफ है, कटिंग जो बोर्ड है, उससे भी अलग रखना है। सेफ स्टोर फूड कंटेनर, अवॉइड कॉन्टैक्ट बिटवीन रॉ एंड प्रिपेयर फूड। स्टोर जो आप कर रहे हो तो वहाँ पे जो प्रिपेयर फूड है, स्टोरिंग के टाइम पे भी, जैसे हम लोग फ्रिज में सब्जी भी रखते हैं और बना हुआ सामान, चावल भी रख रहे हैं, तो ये ध्यान रहे कि ऊपर वाले स्टोर पे रहे और ये जो है वो दूसरा कबर्ड में नीचे की ओर रहे रॉ मटेरियल। क्या रीज़न है, आप बोलोगे इतना सारा हम क्यों करेंगे दीदी? क्योंकि रॉ फूड स्पेशली मीट, पोल्ट्री एंड सी फूड जो है वो कांटेक्ट जब आएगा, जो भी ज़्यादातर मीट वाले, फिर जो भी रॉ है वो डेंजरस होते हैं, उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, जिसके वजह से ट्रांसफ़र अगर हो गया अदर फूड में तो चांस है
कि फूड बॉर्न डिजीज होगी, बहुत सारे डिजीज होने की चांसेस हो जाएगा। इसीलिए रॉ और कुक जो भी रॉ मटेरियल है उसे सेपरेट रखना है। थर्ड की था हमारा कुक थ्रूली। इसमें क्या है कि कुक फूड थ्रूली स्पेशली मीट, पोल्ट्री, एग जो होते हैं, सी फूड जो नॉनवेज चीज़ें होती हैं, मैं तो खाती नहीं हूँ, जो खाता है वो इतने अच्छे से पकाए, सो उसको जो है वो ये अच्छे से कुक करना है, क्योंकि कुक फूड जो है वो इसमें जो है वो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाई में मैं बता दूंगी, नहीं बहुत डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि बीमारी फैला सकते हैं। 2 आता है कुक फूड फॉर द अप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ टाइम एंड द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर किल पैथोजन। कुक करना है इसे अप्रोप्रिएट टाइम तक, जैसे कि अगर आप ठीक है 200 डिग्री सेल्सियस सपोज डेट आप कर लिए टेम्परेचर, और इसे सिर्फ 1 मिनट में ख़त्म कर दोगे पका के, तो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएगी, इससे किल हो जाएगी। तो यही बोल रहा है कि लेंथ भी है वो सही होना चाहिए और अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होना चाहिए, ताकि जो भी पैथोजन का मतलब क्या है, जो डिजीज कंडीशन कॉज कर सकते हैं वो ना करें। फॉर मीट एंड पोल्ट्री जो है मेक श्योर उसकी जूसेस जो आप उसके अंदर जो उसका बेसिकली आप ब्लड मान सकते हो, वो जो है वो पिंक आपको ना दिखे, वो क्लियर, इसका मतलब है वो अच्छे से नहीं पका है। तो ये भी पकाते वक्त आप जो नॉनवेज कुकड करते होंगे, खाते होंगे, यही सब आप देख लीजिएगा ताकि आप खुद बच सको। नेक्स्ट आता है रीहीट कुक्ड फूड थ्रूली ब्रिंग द बॉयल और हीट अंटिल टू हॉट और टू टच। जैसे कि हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, दोबारा अगर उसे रीहीट करना हो तो सिर्फ रख देने से काम नहीं चलेगा, इतना देर तक कुक करना होता है तो बहुत ज़्यादा हॉट ना हो जाए, ऐसे टच करके देखो एकदम बहुत हॉट लगे तो तब उसे छोड़ना है। क्यों, रीज़न क्या है, क्यों थ्रोली पकाना है हमें, प्रॉपर जब आप कुक करते हो तो किल ऑलमोस्ट ऑल डेंजरस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं। अभी आप देखोगे ज़्यादातर जो नॉनवेज खाते हैं उसके अंदर बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहती है, लोग उसकी वजह से बहुत फूड बॉर्न डिजीज सब होती है। तो ये सब से बचाने के लिए WHO जो है वो अपना रूल नियम दिया है, लोग पालन करो, अपने खुद को सेफ रख सको। 4 की है कि कीप फूड एट अ सेफ टेम्परेचर, मीन्स कि डू नॉट लीव द फूड कुक एट रूम टेम्परेचर। 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना है, खाना बना हुआ अगर रूम टेम्परेचर पे है तो 2 घंटे के बाद आपको नहीं खाना है, क्योंकि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो जाते हैं। डू नॉट स्टोर फूड टू लॉन्ग, इवन रेफ्रिजरेटर में भी आप 4-5 दिन तक मत रख देना, खाना जितना दिन टाइम जितना वो रह सकता है उतना ही रखना है। डू नॉट द फ्रोजन फूड एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि कई जो फ्रीज जो किया रहता है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अगर वो पिघल जाए तो मतलब कि रूम टेम्परेचर पे लाके अगर पिघल जाए तो फिर उसे जो है वो खाना नहीं है, इस तरह से उसे उस सेफ टेम्परेचर अब उसके लिए नहीं रहा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रोथ कर जाएंगे। स्टोर फूड एट अ प्रॉपर राइट वे टेम्परेचर, स्टोर करना है प्रॉपर टेम्परेचर पे, अगर फ्रीज में कर रहे हो तो 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे, अगर वो कर रहे हो तो कुछ हम लोग देखे थे 100 से भी ज़्यादा फ़ारेनहाइट में जा रहा था, तो उतना पे आपको स्टोर करना है। फिर से रीजन देख लेते हैं, रीजन बेसिकली एक ही आएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई जो है वो बहुत जल्दी कर जाता है अगर आप रूम टेम्परेचर पे किसी फूड को रखते हो बाय होल्डिंग टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस तो और एबव 60 डिग्री सेल्सियस, तो ग्रोथ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्लो हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है। तो फूड को रखने के लिए सेफ इतना टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है। लास्ट हमारा आ जाता है कि यूज सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल। इसमें सेफ वाटर जो है वो रखना है आपको, मतलब ऐसा ध्यान रखना है कि वाटर जो यूज़ कर रहे हो वो सेफ़ हो। सेलेक्ट फ्रेश एंड होलसम फूड, जो भी आप अगर जैसे वेजिटेबल अगर बना रहे हो तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि उसमें सारा न्यूट्रिएंट हो, होलसम फूड हो। चूज फूड प्रोसेस्ड फॉर सेफ्टी एंड पॉस्चराइज्ड मिल्क जो है वो पॉस्चराइज होना चाहिए। इससे हम लोग देखेंगे पॉस्चराइज में क्या होता है कि पहले जो है वो फूड जो मिल्क है उसे बहुत ज़्यादा पकाया जाता है, फिर उसे ठंडा टेम्परेचर पे लाया जाता है, जिसके वजह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं। मिल्क भी बहुत मतलब ये अच्छा सोर्स बन जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए, तो इसे भी बहुत अच्छे से कंज्यूम करना चाहिए, ध्यान रख के। नेक्स्ट आता है वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल, स्पेशली अगर आप कच्चा खा रहे हो तो उससे पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए। डू नॉट कंज्यूम फूड बियॉन्ड द एक्सपायरी डेट, अगर एक्सपायर हो गया है तो उसे भी आपको यूज़ नहीं करना है। तो ये है जो भी आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हो या फिर वाटर, ये सेफ़ होना चाहिए। रीज़न क्या था, फिर से इंक्लूडिंग वाटर भी बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है कंटामिनेशन का, डेंजरस माइक्रो या फिर केमिकल रॉ मटेरियल में हो सकते हैं। तो इससे बचाने के लिए जो भी आप कर रहे हो वो सेव करो। कुछ नहीं था 5 की में जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज करते हो, बेसिकली वही चीज़ था। क्लीन रखना, रॉ मटेरियल को जो है वो अलग अलग करके रखना,
कुक करना सेफ टेम्परेचर पे स्टोर करना, और लास्ट में जो वाटर और रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो वो भी सेफ होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग मूव करते हैं, फूड स्टोरेज, फूड हैंडलिंग एंड कुकिंग की ओर। अब जो लोग यूनिट 10 देखे होगे बोलोगे, मुझे तुरंत मैसेज कर दोगे कि टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैंने ये मतलब आपसे मैं पढ़ चुकी हूँ ये चीज़ें। कहाँ पढ़े हो? तो यहाँ ये मैं आपको पहले ही बताई थी कि यूनिट जो 13 है और 10 है वो ज़्यादातर यूनिट मतलब बहुत चीज़ें मिलती जुलती हुई है, पता नहीं क्यों दिया है, कुछ चीज़ें बस पढ़ाने के लिए दिया है। जैसे आप देखो, जैसे ऐसा मत सोचना कि दीदी पढ़ाने की वजह से बोल रही है। फूड स्टोरेज एंड जो फूड आइटम है, सॉरी इससे पहले ये फूड स्टोरेज एंड फूड हैंडलिंग एंड जो कुकिंग है, देखो सेम चीज़ें। कुकिंग यहाँ बहुत अच्छे से एडवांटेज डिसएडवांटेज, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक यूनिवर्सिटी में पूछता है, बहुत अच्छे से मैं वहाँ पढ़ा चुकी हूँ। जो लोग नहीं देखे प्लीज़ इसे देख लीजिएगा। और साथ ही साथ देखोगे यहाँ पे फूड स्टोरेज जो है उसे भी अच्छे से हम लोग पढ़ लिए हैं। और फूड हैंडल कैसे करना है, देखो यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ, और जो टॉपिक आपके सिलेबस में है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो ये चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि पढ़ लिए हैं, वही बातें दोबारा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो फूड जब नोट्स जो लोग परचेज करेंगे या फिर नोट्स जिनके पास जाएगी वो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं लिख दूँ कि सेम टॉपिक यूनिट 2 में है, वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो वहाँ पे ही आप इसे पढ़ लीजिए और ये जो टॉपिक है उसे कंप्लीट कर लीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कि जनरल प्रिंसिपल क्या होगा, फूड आइटम जैसे मिल्क एंड मीट को कैसे स्टोर करना है, कुछ उसके लिए प्रिंसिपल जानना होगा, वो हम लोग देख लेते हैं। तो मिल्क का स्टोरेज क्या है, मिल्क जो है वो कॉमन व्हीकल है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज एजेंट। मिल्क में बहुत सारे पैथोजन की चांसेस होती है, वो उसमें अच्छे से मतलब एक अच्छा सोर्स हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ के लिए। तो स्पॉइल मिल्क जो है फेवरेट मीडिया है, ज़्यादातर जो ख़राब मिल्क होती है उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ का बहुत एक अच्छा मीडिया बन जाता है, उसके थ्रू वो ग्रोथ कर लेगा। तो इसीलिए हमें फूड अब उसे आप अगर कंज्यूम करते हो तो फूड बॉर्न डिजीज हो सकती है, तो कैसे उसे प्रिवेंट करना है। आप देखोगे कि कई बार ये एक टीबी भी है जो कि फूड के वजह बेसिकली मिल्क के वजह से होता है, तो हमें अच्छे से बॉईल ये सब करके लेना चाहिए। फूड से बहुत डिजीज होने के चांसेस होती है अगर आप अच्छे वे में अच्छे बॉइलिंग ये सब करके आप नहीं पीते हो तो। सो कैसे प्रिवेंट करना है, सबसे पहले मिल्क हाइजीन रह जाए। मिल्क हाइजीन 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो मिल्क हाइजीन के बारे में यही सारी चीज़ें आपको लिखना होगा। ध्यान रखिएगा आप कि अगर आए तो पॉस्चराइजेशन और बॉइलिंग के थ्रू मिल्क को हाइजीन रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर स्टोरेज। प्रॉपर स्टोरेज इसे कैसे करना है आगे हम लोग देखेंगे, पहले मिल्क हाइजीन देख लेते हैं। तो मिल्क हाइजीन में क्या होता है कि पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो इसमें क्या होता है, पॉस्चराइजेशन जब भी टर्म आए तो ध्यान बस इतना रखिएगा कि सबसे पहले मिल्क जो है बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है और इसके बाद तुरंत उसे कूल किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। बहुत सारे मेथड आते हैं, बस हम लोग एक ही देखेंगे, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड, जिसमें मिल्क को हीट कितना डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है, तो 150 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है कुछ सेकेंड के लिए। उसके बाद क्विकली उसे कूल कर दिया जाता है, जिससे के कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो चंगमंगा जाता है, मतलब वो किल हो जाता है। ये सब आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता है कि एक ओल्ड मेथड है, हम लोग जब से मतलब घर में भी देखे हो तो हम लोग दूध को पॉस्चराइज थोड़े करते हैं, बॉइलिंग मतलब गर्म करके, और उससे जो है वो हम लोग ह्यूमन के लिए वो सेफ होता है। तो ये एक मेथड हो गया जिससे हम लोग मिल्क को हाइजीन रखते, जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो उससे किल हो जाता है। सेकेंड, कैसे फूड बॉर्न डिजीज से बचेंगे, मिल्क का स्टोरेज, कैसे प्रॉपर स्टोरेज बेसिकली देखना है। सो प्रॉपर स्टोरेज में प्रिंसिपल क्या है कि रेफ्रिजरेट प्रॉपर्ली, जल्दी से उसे जैसे ही आप उसे मतलब कि गर्म करते हो या फिर कभी खाने के लिए निकालो तो रेफ्रिजरेटर में रख देना है, जिसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 4 डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में 39 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर उससे बिलो, नहीं तो माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेगा। और स्टोरेज के लिए क्या प्रिंसिपल है, तो ऑल राइट कंटेनर जो होगा वो भी स्टरलाइज होना चाहिए, एयर सील्ड होना चाहिए, जिससे ग्रोथ बैक्टीरिया का ना हो। आप देखते हो कि एयर से मतलब दूध पैकेट में आता है, कहीं से एयर नहीं जाती रहती है ताकि दूध खराब ना हो। नेक्स्ट आता है चेक एक्सपायरेशन डेट, टू एक्सपायर देन डिस्कार्ड। अगर एक्सपायरी हो गया है तो उसे डिस्कार्ड कर दो। घर में तो ऐसा नहीं होता है, अगर घर में भी ऐसे बोला जाता है, हम लोग को खुद पता रहता है कि मतलब अगर आप स्टोर कर रहे हो तो दूध पे टाइमिंग लिख दो, क्योंकि उसे 2 दिनों के बाद मिल्क को नहीं खाना चाहिए, नहीं तो फूड बॉर्न डिजीज होने की बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चेक स्टोरेज फूड फॉर साइन ऑफ स्पॉइलेज कंटामिनेशन, खाने से
से पहले उसे देख लो कि अगर कंटामिनेटेड है, स्पॉइलेज का देख रहा है वो, तो उसे डिस्कार्ड कर दो, आप नहीं खाओ, नहीं तो डिजीज हो सकती है। लास्ट प्रिंसिपल आप देखोगे कि यूज क्लीन स्टोरेज कंटेनर, जो भी कंटेनर में आप रख रहे हो क्लीन एंड सैनिटाइज होना चाहिए ताकि कंटामिनेशन उस कंटेनर से मिल्क में ना जाए। वैसे ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, जो आप रोज़ की ज़िंदगी में, रोज़ की लाइफ में आप करते हो, वही चीज़ों को वर्ड्स में बस लिखना है। नेक्स्ट आता है क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम लोग मिल्क को स्टोरेज करें। तो भाई प्रॉपर मिल्क का स्टोरेज होगा तो हेल्प फूड प्रिवेंट फूड बॉर्न इलनेस, फूड बॉर्न इलनेस से ही बचना हमारा मेन फूड सेफ्टी, इसीलिए हम लोग पढ़ भी रहे हैं। मेंटेन क्वालिटी एंड रिड्यूस फूड वेस्टेज, जो फूड वेस्टेज भी ना हो इसलिए भी हम लोग स्टोर करते हैं। हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कैसे मीट को स्टोरेज करना है। तो मीट जो है कैन बी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इसे भी जो है वो अगर बैड हैंडलिंग हुआ तो इन्फेक्शन का सबसे बड़ा सोर्स बन सकता है। तो कैसे स्टोर करोगे कि ये सेफ़ रहे, तो सबसे पहले इसे रेफ्रिजरेट अगर करते हो तो 4 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। वैसे तो मीट को भी 2-3 दिनों से ज़्यादा नहीं 2 दिन बेसिकली रेफ्रिजरेटर में तो भी चांसेस रहती है। जितना जल्दी हो सके इसे खाना चाहिए, पेरिसेबल फूड है, बहुत जल्दी ख़राब होने वाला मिल्क या फिर मीट जो होता है फूड। नेक्स्ट आता है फ्रीजिंग अगर करते हो तो टेम्परेचर बेसिकली -18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, उससे बिलो होगा तब फूड जो है, ये जो मीट है वो सेफ़ रह पाएगा। वैसे जो फ्रीजिंग होता है मीट का, उसमें लोग बेसिकली क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम रहता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ बहुत कम होता है, जिसकी वजह से 3 मंथ तक जो है वो मीट को लोग स्टोर करके रखते हैं इस मेथड से। यूज ऑलराइट एयर टाइट पैकेजिंग, मतलब कि रैप करिए मीट को प्लास्टिक रैप में, ताकि एयर टाइट कंटेनर रहेगा, उसके वजह से मॉइस्चर नहीं उसके अंदर जाएगी, जिसके कंटामिनेशन होने से वो बचेगा। लेबल एंड डेट करना है, इंश्योर इट कंज्यूम विथ अ सेफ टाइम, मतलब कि जो लोग खरीदते होंगे इस पे टाइम वोम जो होता है वो देख के लेना है, ताकि आप सही ले रहे हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ उसमें ना हो, ये सब देखना है। स्टोर रॉ एंड मीट प्रॉपरली, इसमें क्या है कि स्टोर रॉ मीट जो है वो जैसे पहले भी मैं बताई कि फ्रिज अगर है आपके घर में तो रॉ मीट, चाहे वो मीट हो या फिर कुछ भी हो, उसको नीचे वाला में रखिएगा, क्योंकि अगर आप ऊपर रखते हो और नीचे कुकड रहेगी तो हो सकता है इससे बहुत जल्दी ग्रोथ है। मीट के केस में क्या है कि इसके अंदर जो भी जूसेस है, मीट का जो जूस होता है, हो सकता है अगर ड्रॉप आउट अदर फूड में हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा चांस है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ें था कि आप रेफ्रिजरेट करो, फ्रीज करो, एयर टाइट पैकेजिंग होना चाहिए, आप रख रहे हो तो स्टोर करते वक्त लेबल डेट भी आप लेबल कर दोगे ताकि पता चले कि हाँ इतना ही दिन डेट है, और साथ ही साथ उसे स्टोर किस जगह पे करना है वो हम लोग देखें। इंपॉर्टेंस क्या है, तो प्रॉपर मीट स्टोरेज अगर आप करते हो तो बैक्टीरियल ग्रोथ, कंटामिनेशन, फूड बॉर्न इलनेस जो है उससे बच सकते हो, बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग डिस्कस करेंगे रोल ऑफ फूड हैंडलर्स इन फूड बॉर्न डिजीज। फूड हैंडलर जो होते हैं, जो फूड को पैकेजिंग या फिर बनाते सब हैं, वो अगर अच्छे से हाइजीन मेंटेन ना करे, फूड स्टैंडर्ड को मेंटेन ना करे, तो उनके वजह से जो फूड बॉर्न डिजीज है होने की चांसेस होती है। तो उनका क्या रोल है, कुछ टिप्स से सब देखेंगे कैसे फूड हैंडलर को हैंडल करनी चाहिए फूड, जिससे फूड बॉर्न डिजीज से बचा जा सके, फूड कॉन्टामिनेशन से बचा जा सके। सो इसे डिस्कस करने से पहले एक बात पहले वाली वीडियो में मैं बोली थी कि एक पोस्ट की थी मैं कि बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर के किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा डाउट है, तो बहुत लोगों का वोट था अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री में। तो जिनको भी डाउट है जिस टॉपिक में, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं उसके लिए आपको दोबारा पढ़ा दूँगी, क्योंकि नहीं चाहती कि कोई भी, क्योंकि हमारा पूरा सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है। तो जिन लोगों को उसमें डाउट है आप लिखो, दोबारा उस पे वीडियो बना दूँगी। दोबारा से पूरा सिलेबस तो पढ़ाना मतलब ये पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लग जाएगा, और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जिसमें डाउट है आप लिखिएगा, उसका मैं वीडियो डालूँगी। वैसे भी अभी जो नेक्स्ट हमारा जो 3rd सेमेस्टर का है वो बेसिकली मैं लास्ट जो अगला मंथ है उसके लास्ट तक डालूँगी, 3rd सेमेस्टर स्टार्ट करूँगी। अभी बेसिकली हमारा सारा चैप्टर का जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूँगी, साथ ही साथ न्यूट्रिशन का, फिर कुछ अभी यही सब बातें चलेगी, उसके डाउट के ऊपर बात चलेगी, ताकि सेकेंड सेमेस्टर अच्छे से आप कंप्लीट कर पाओ। फिर हम लोग 3rd सेमेस्टर अच्छे से देखेंगे, मज़े से देखेंगे, उसे भी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रोल ऑफ फूड हैंडलर इन फूड बॉर्न डिजीज। आप ज़रूर कमेंट एक बार कीजिएगा कि किस टॉपिक में डाउट हो, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ आपको दोबारा से पढ़ाना क्या है। फूड हैंडलर सबसे पहले देखेंगे इस टॉपिक में। फूड हैंडलर का रोल से पहले फूड हैंडलर
तो ये कौन है आपको पता होना चाहिए, और आपको पता होगा तो उसी तरह से आप एग्ज़ाम में बताओगे। ये इम्पॉर्टेंट है, ये और ये दो टॉपिक बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सो जो फूड हैंडलर है वो एनीवन किसको बोलेंगे, कोई भी जो वर्क करता है फूड बिजनेस में, जो आइदर हैंडलर फूड जो से टच करे या फिर कुछ भी करे वो सारे आएंगे। फूड हैंडलर कैन ऑल्सो इन्वॉल्व जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, स्टोरेज में जो हेल्प करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, रैपिंग करते हैं, जितने भी फूड में अगर कोई टच कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो सारे फूड हैंडलर्स बोले जाएंगे। क्या रोल है उनकी फूड बॉर्न जो डिजीज है उसको स्प्रेड करवाने में। अब सबसे पहले फूड बॉर्न डिजीज पता है कि नहीं आप लोगों को, अगर पता है तो उससे भी एग्जाम में डिपेंड करता है कितने मार्क्स में पूछा है। इसलिए कुछ नहीं होता, फूड के वजह से डिजीज होना। कौन कौन, डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमेन क्रैम्प्स होता है, बेसिकली इकोलाई की वजह से, कुछ पैरासाइट की वजह से, ये सब आप लिखोगे कॉजेज क्या है कि अच्छे से अगर हैंडलिंग ना किया जाए फूड के। ये भी चाहे तो आप लिख सकते हो, नहीं तो सिर्फ फूड हैंडलर और उनके क्या रोल है जो क्वेश्चन ने पूछा है लिखोगे आप। सो द फूड हैंडलर जो है शुड बी हैव अ मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर प्लेसमेंट, पीरियोडिक एग्जामिनेशन, प्रिवेंट स्प्रेड डिजीज टू कंजप्शन थ्रू फूड। बोला जा रहा है कि उनकी रोल फूड हैंडलिंग में ना हो, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि बिजनेस में आप जिनको रख रहे हो उनका एग्जामिनेशन होना चाहिए। अगर हमें फूड बॉर्न डिजीज बचाना है फूड हैंडलर की वजह से ना हो, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि उनका एग्जामिनेशन हो, उनके अंदर कोई बीमारी ना रहे। क्योंकि अगर उसी पर्सन के बीच में जो हैंडल कर रहा है, ठीक है, आप बहुत अच्छे से, अभी तक हमने देखा कि फूड को कैसे सेफ रखें, कैसे पकाएं, रॉ मटेरियल को क्या करें, इस सब करने के बावजूद भी जो इसको हैंडल कर रहा है, इसको जो रखेगा, अगर उसके अंदर कोई डिजीज है तो हो अब इतना करने के बावजूद भी फूड में ऑर्गेनिज्म जाएगा जिसकी वजह से फूड बॉर्न इलनेस होगा। तो ये सब करने के साथ साथ जो फूड हैंडलर है उनका भी एग्जामिनेशन किया जाए। क्या एग्जामिनेशन करना होगा, इंस्पेक्शन कीजिए, ताकि फूड हैंडलर जो है बॉडी शुड बी असेस्ड, उनकी स्किन को दे सकते हैं, कहीं पे ब्रूसिंग या फिर अगर कट्स है तो उन्हें जब तक ठीक ना हो उनको आराम दीजिए, नहीं तो उनकी वजह से फूड में जाएगा डिजीजेज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आता है कि अगर आई से कोई डिस्चार्जर हुए तो वो आई छुएगा, अपने आई को टच करेगा जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में सब जा सकते हैं, तो ये सबसे भी बचाना है। सेकेंड, ध्यान रखना है कि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो, टाइफाइड हो, तो भी ध्यान रखना है कि उनको जब तक ठीक ना हो उनको फूड हैंडलिंग करने का टाइम ना मिले, वो फूड हैंडलिंग में इन्वॉल्व ना हो, नहीं तो उनकी वजह से डिजीज होगा। अब प्रिकॉशन क्या है फूड हैंडलर के लिए, मतलब वो क्या खुद से कैसे बचाएंगे, कोई क्या प्रिकॉशन ध्यान में रखेंगे। तो फूड हैंडलर को अगर कोई फूड बॉर्नेस इलनेस हुआ है तो उस टाइम पे वो जो वहाँ के सुपरवाइजर है, फूड बिजनेस में रहते हैं सुपरवाइजर, तो उनको जो है वो इन्फॉर्म करेंगे। लाइक उनको वॉमिटिंग, डायरिया या फिर फीवर, सोर थ्रोट जैसा कोई कंडीशन दिख रहा है, मीन्स कि उन्हें इन्फेक्शन है, तो उस टाइम पे अपने सुपरवाइजर को बताएंगे, जिसके वजह से उस टाइम पे उनका सुपरवाइजर को अलाउ करना चाहिए कि वो रेस्ट ले, उस टाइम पे काम ना करे जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। उनकी जो भी कंटेजियस इन्फेक्शंस उनके अंदर ये सब कंटेजियस डिजीज है, इनसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये सब कंडीशन है, अगर वो फूड में आएगा तो दूसरे को भी होगा, तो जब तक ठीक ना हो रेस्ट उनको देना है, उनको काम में इन्वॉल्व नहीं करना है। इफ फूड हैंडलर को जो है एनी स्किन इंजरी है, उस केस में भी जो है वो अगर ओपन वुंड है फूड हैंडलर को, तो नॉट बी अलाउ ड्यूटी टिल इट क्यू, जब तक ठीक ना हो उनका कटा हुआ तब तक अलाउ नहीं करना है। सस्पेक्ट हैव अ कंटेजियस फूड, क्या होता है कि जो फूड हैंडलर है कई बार जैसे कि आप खाना बना रहे थे, आपका ज्वेलरी उसमें गिर गया, आपका ज्वेलरी में तो होगा कॉस होगा उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो नहीं बताते, या फिर कोई आपके सामने लाइक कौवा या फिर कोई डॉग आके फूड को जो है वो कंटामिनेट कर दिया, तो उस टाइम पे मालिक को नहीं बताते हैं वो लोग कि हमें डांट मिलेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप उस टाइम पे डांट अगर नहीं सुनोगे तो आपके वजह से जो सेकंड पर्सन वो फूड को कंज्यूम करेगा वो उसका जो है वो कंडीशन ख़राब हो जाएगा। तो उससे जो है अगर कोई भी सस्पेक्ट हो कि फूड कंटामिनेट हो गया है तो उसे जो है वो बता देना चाहिए। मस्ट इन्फॉर्म एनी फूड अनसेफ अनसूटेबल, जो कि खाने के बाद किसी को प्रॉब्लम हो सकता है तो वो बताना चाहिए। जैसे कि पेट जो है ईट सम इंग्रेडिएंट, आप जैसे कि रोटी मतलब कि कुछ भी आप फ्लेवर आटे को आप पैक कर रहे थे, फूड हैंडलर पैक कर रहा था, उस टाइम पे देखा कि एक डॉग या फिर कोई भी इंसेक्ट पेट जो है या फिर कोई भी उसे टच कर दिया, मीन्स कि अब उसे फेंकना होगा, नहीं तो उसकी वजह से डिजीज हो सकती है दूसरे को।
तो ये था कुछ प्रिकॉशन जो फूड हैंडलर ध्यान रखेंगे, अपनाएंगे। नेक्स्ट आता है फूड हैंडलर पर्सनल हाइजीन को लेकर कुछ टिप्स है जो कि हर फूड हैंडलर को ध्यान देना चाहिए ताकि फूड बॉर्न जो इलनेस है उससे बचाया जा सके। तो वॉश क्या करेगा, हैंड को वॉश करिएगा, साथ ही साथ ध्यान रखिए कि ड्राई भी कर लेना है हैंड को थ्रू बिफोर हैंडलिंग फूड। खाना ये टच करने से पहले बाद में भी उसको ऐसा करना है। क्यों करना है, और इसके लिखने के लिए हम लोग नर्सेज जैसे करते हैं भाई, पेशेंट को टच करने से पहले हम लोग इतना सारा काम करना रहता है, वो तो हमारा फूड है जो कि हमारे अंदर जा रहा है, तो ये उनको भी करना होगा। बेसिकली ड्राई क्यों किया जाए, ठीक है, क्लीन कर रहा है, ड्राई क्यों कर रहा है, वो करेगा हैंड को ताकि क्लीन मतलब कि जो भी मॉइस्चर की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की चांस बहुत होती है, तो अगर वो क्लीन रखेगा तो मॉइस्चर नहीं रहेगी, माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कम रहेगा। किससे ड्राई करना है, क्लीन टॉवेल, डिस्पोजेबल पेपर टॉवेल से उसे ड्राई करना है। कुछ और टिप्स अगर देखें तो कभी भी जो फूड हैंडलर होते हैं उन्हें उस टाइम पे जब वो हैंडल कर रहे हैं फूड को, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, च्यू नहीं करना चाहिए, गम ये सब जो चिंगम ये सब जो ये करते हैं, और साथ ही साथ स्पीड, कहीं किसी को वहाँ पे स्पीड नहीं करना है, थूकना नहीं है फूड। मतलब कई लोगों का ऐसा आदत होता है वो पानी सब खाते रहते हैं और वैसा अनहाइजेनिक करते रहते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। नेवर कफ एंड स्नीज ओवर फूड, कभी भी फूड के ऊपर नहीं ना स्नीज करना ना कफ। क्लीन प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, उनको जैसे कि आप देखे होंगे जो हॉस्पिटल में तो एटलीस्ट देखे होंगे कि जो खाना बनाते हैं वो एप्रॉन पहनते हैं। हम लोगों के जैसा एप्रॉन नहीं होता, लेकिन वो भी एप्रॉन बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए। टाई बैक का कवर, लॉन्ग हेयर है तो उन्हें बैक कर लेना है। बेसिकली नर्सेस से मिलता जुलता आ रहा है ना, मतलब वही आप लिख दो वहाँ पे, क्योंकि हम लोग भी बेसिकली डिजीज क्रॉस कंटामिनेशन है उसी से बचाते हैं और इसमें भी फूड को बचाया जा रहा है। नेक्स्ट आता है कि फिंगर नेल शॉर्ट, उन्हें भी नर्स की तरह भाई शॉर्ट करो। अवॉइड वियरिंग ज्वेलरी, हम लोग को भी नहीं पहनना रहता, वो भी नहीं पहनेगा, उससे भी जा सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कंप्लीटली कवर ऑल कट, वूंड, बैंडेज, वाटर प्रूफ, अगर कट हो गया है तो या तो अगर बहुत ज़्यादा है तो वो छुट्टी लेगा अपने सुपरवाइज़र को बोल के, नहीं तो फिर वो बैंडेज लगाएगा और वो भी वाटर प्रूफ होना चाहिए। वियर डिस्पोजेबल ग्लव, जो बेसिकली प्लास्टिक का देखे होंगे वो उसे पहनना चाहिए। इन्फॉर्म सुपरवाइजर इफ फील अनवेल, अगर वो उसे कुछ ऐसा लग रहा है, सोर थ्रोट ऐसा लग रहा है तो सुपरवाइजर को इन्फॉर्म कर दें। वॉश द हैंड विथ सॉफ्ट वार्म वाटर, डोंट फॉरगेट बैक ऑफ हैंड, मतलब कि पूरा अच्छी तरह से धोना है। जैसे मैं हैंड वॉशिंग आपको बताई हूँ तो उतना तो वो स्टेप नहीं लेगा, लेकिन अच्छे से उसे सॉफ्ट एंड वाटर से, वार्म वाटर से धोना है ताकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ख़त्म हो सके। इसमें कुछ भी नहीं था जो आप ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहले आप लिखोगे फूड हैंडलर के बारे में, इसके बाद वो क्या प्रिकॉशन ले सकता है, कुछ चेकअप उसे करना होगा, अगर उनकी कंडीशन खराब सुपरवाइजर को बताएगा, साथ ही साथ कुछ टिप्स उनके लिए कि वो ध्यान रखे, इतना ही था। इसेंशियल स्टेप ऑफ सेफ कुकिंग प्रैक्टिस, इसमें कुछ नहीं है, वैसे एग्जाम में भी नहीं पूछता है। देख लेते हैं कि सेफ जो कुकिंग प्रैक्टिस है वो इसेंशियल है फूड बॉर्न, फिर से बेसिकली फूड जो सेफ्टी आप पढ़ रहे हो उसमें यही ध्यान था, शुरू से ये लास्ट टॉपिक हो रहा है कि फूड के वजह से बहुत सारे फूड बॉर्न जो डिजीजें होती है पब्लिक को, उससे बचाना है। तो अब कुकिंग के टाइम पे जो आप प्रैक्टिस करोगे कुछ स्टेप को ध्यान रखना है, तो वही बस डिस्कस करेंगे। सेफ कुकिंग प्रैक्टिस एसेंशियल है फूड बॉर्न इलनेस से बचाने के लिए। इंश्योर दैट द फूड जो है वो कुक थ्रूली एंड सेफली, वो सेफली कुक हो, साथ ही साथ वो अच्छे से कुक हो। अनसेफ फूड जो है वो मतलब क्यों ऐसा करना है, तो अनसेफ फूड कॉज कर सकता है वैरायटी ऑफ हेल्थ इशू, जैसे कि मेकिंग फूड अ क्रूशियल कंसर्न। उस टाइम पे आपको फूड सेफ रखना आपका बहुत बड़ा दायित्व है। सम एसेंशियल स्टेप जो है क्या रखोगे आप, कैसे सेफ फूड रखोगे, वो हम लोग देख लेते हैं। तो फिर से वही सारी बातें आएगी कि सेफ रखने के लिए तो जो WHO दिया है 5 चीज़ें वही को घुमा फिरा के आपको लिखना है। और एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगी तो मेजर आए, देखिए मैं आपको बता देती हूँ, कभी भी एग्जाम में आए क्योंकि सिलेबस से उठा के कहीं से भी क्वेश्चन देता है, फूड सेफ्टी कंसिडरेशन मेजर आए तो भी वो 5 पॉइंट को दिमाग में रख के आपको लिखना है। ये स्टोरेज हैंडलिंग आए तो भी, और कुकिंग के लिए सारा का जो मेथड है बेसिकली वो आपको ध्यान रखना है, जो कि उस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान रख लीजिएगा। कभी भी आए कि इसमें भी स्टोर कैसे करना है, मिल्क को पेरिसेबल है तो उसे अच्छे टेम्परेचर पे रखना है। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि कुकिंग प्रैक्टिस सेफ कैसे करना है, तो वही पॉइंट आपको मिलाना है
क्लीन हैंड रखोगे। आप ये मत सोचना कि बार बार हम लोग एक ही चीज़ें पढ़ रहे हैं, एक ही चीज़ें अलग वे में पढ़ रहे, एग्जाम में आया तो कैसे लिखना वो बस एक ही चीज़ है, बस लिखना कैसे वो मैं बता रही हूँ। क्लीन हैंड टू प्रिवेंट कंटामिनेशन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर प्रिपेयरिंग फूड। मतलब जैसा आप काम करोगे उस टाइम पे लिखना होगा, कुकिंग कर रहे हो तो प्रिपेयर फूड करने से पहले और बाद में हैंड को जो है वॉश कर लेना है। वाइप आउट ऑल जर्म, जो भी वहाँ की किचन सरफेस है उसे भी क्लीन रखना है, यूटेंसिल को जो भी वहाँ के सामान है उसे क्लीन रखना है, ताकि टच के वजह से भी स्लाइटली भी टच करेगा तो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना जाए। सेपरेट विथ केयर, स्पेशली रॉ मीट, पोल्ट्री एंड सी फूड जो है उनको सेपरेट रखना है, केयर ध्यान दे के रखना है, किसी में टच ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो सकती है। नेक्स्ट आता है चेक फॉर एनी स्पॉइलेज, जैसे कि इंग्रेडिएंट जो आप यूज कर रहे हो वो फ्रेश होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। चेकिंग फॉर एनी स्पॉइलेज, अगर डैमेज आपको दिख रहा है तो उसे यूज नहीं करना है, चेक करके ही यूज करना है। कुक, अब देखो इसमें एक पॉइंट बस ऐड हुआ कि स्पॉइलेज अगर है तो उसे देख के आपको यूज करना है। नेक्स्ट आता है कुक टू राइट टेम्परेचर, फिश सर्वाइवल की थ्रोली, ताकि माइक्रोऑर्गेनिज्म किल हो सके। रेफ्रिजरेट प्रॉपर्ली, जल्दी से जैसे ही आप खाना मतलब आपका बन गया, आप खा रहे हो, खाना कुछ बचा तो कुछ देर भी अगर छोड़ दो तो माइक्रोऑर्गेनिज्म आ जाएगा, तो तुरंत से उसे रेफ्रिजरेटर में रख देना है। कितना टेम्परेचर रहेगा? 5 डिग्री सेल्सियस, अब तक आपको याद हो गया होगा। आफ्टर मील, अगर आप खाना खाएं और कुछ बचा तो उसे तुरंत से स्टोर कर दीजिए। लेफ्ट ओवर प्रिवेंट बैक्टीरिया ग्रोथ, अगर थोड़ी देर भी छोड़ोगे तो बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाएगा, उसे प्रिवेंट करने के लिए आपको रखना है। तो बस इतना ही था। इसके लिए जो 5 की है वो याद आप अच्छे से रखोगे। FSSAI इसके लिए इम्पॉर्टेंट था, और साथ ही साथ फूड हैंडलर वाला चीज़ याद रख लेना आप, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये आज के लिए बस इतना ही। वैसे हमारा पूरा यूनिट ख़त्म होता है, जो लोग नहीं देखे हो आप देख सकते हो अभी तक। अगर आप देखे होगे तो मेक श्योर कि आपको आ रही होगी वीडियो पसंद, तो आप पूरा देख सकते हो और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। अब जो वीडियो आएगी वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की आएगी, मैं डाल दूंगी, ताकि जैसे इम्पॉर्टेंट सब है लेकिन एग्जाम टाइम पे कुछ चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना होता है। वो बेसिकली रहेगा कि हाँ, जो चीज़ें बार बार यूनिवर्सिटी में पूछा जा रहा है एग्जाम में, वो क्वेश्चन सारे मैं आपको बता दूंगी ताकि आप उसका प्रैक्टिस कर सको। वीडियो अच्छा अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप अभी तक आप कुछ भूल रहे हो, जैसे कि जो लोग देखते हैं वीडियो फिर भी सब्सक्राइब नहीं किए होगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आए, भले ही हो सकता है आपको उस टाइम पे कोई वीडियो नहीं अच्छा लगे तो स्किप कर लेना, लेकिन एटलीस्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो आपके पास मैं डालूँ कुछ इंपॉर्टेंट रहती है वो आपके तक पहुँच पाए, आप उसका जो भी एडवांटेज है वो ले सको और अपना स्टडी को आसान बना सको। आप बेस नर्सिंग में हो तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, बहुत चीज़ें आपके हेल्प के लिए मैं लाती रहूँगी। और इस चैनल को अपने दोस्तों में भी एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी जान पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत ज़्यादा आपको मैं पका चुकी हूँ। आज हमारा 3 सब्जेक्ट ख़त्म होता है। साथ ही साथ बायोकेमिस्ट्री में किस सब्जेक्ट में आपको डाउट है प्लीज़ हमें बताइएगा। थैंक यू।